एनसीईआरटी मंथन में स्वागत। हम एनसीईआरटी और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर भारत के मध्यकालीन इतिहास की परत खोल रहे हैं। जी पिछले अंक में हमने शाहजहां के दौर की चर्चा की थी। हाँ। आज हम मुगल सल्तनत के उस बादशाह पर ध्यान देंगे जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा जी और जिनका नाम अक्सर चर्चा और शायद विवादों में भी रहता है। औरंगजेब आलमगीर। जी, औरंगजेब आलमगीर। एक ऐसा दौर जिसने साम्राज्य को उसकी सीमाओं के शिखर पर तो पहुंचाया, लेकिन शायद उसके पतन के बीज भी बो दिए। बिल्कुल, बहुत ही जटिल दौर था ये। हाँ, तो इस चर्चा में हमारा लक्ष्य रहेगा कि औरंगजेब के शासन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझने, चाहे वो सरकारी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हों, जी, जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। हाँ, या फिर वो विश्लेषणात्मक पहलू जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से अहम है। हम उनकी शुरुआती जिंदगी, सत्ता संघर्ष, युद्ध, खासकर उनकी वो मशहूर और लंबी दक्कन नीति, हाँ, दक्कन नीति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रशासन, आर्थिक उतार चढ़ाव, समाज, व्यापार, निर्माण कार्य, उनके शासन के लगभग हर आयाम को छूने की कोशिश करेंगे। जी, कोशिश रहेगी कि एक समग्र तस्वीर पेश की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल इतिहास के इस अहम और जटिल अध्याय को समझना। औरंगजेब की कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। दाहोद, गुजरात में। जी, उनका पूरा नाम था मुहिउद्दीन मोहम्मद और वे शाहजहां और मुमताज महल के बेटे थे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वे छठे मुगल बादशाह बने और उन्होंने तकरीबन 49 साल हुकूमत की। 49 साल। हाँ, 1658 से 1707 तक। ये मुगल बादशाहों में सबसे लंबा शासनकाल है। वाकई ये तो बहुत लंबा समय है। लेकिन उनकी बादशाहत की राह आसान नहीं थी, है ना? वो भाइयों के बीच सत्ता के लिए काफी खूनी संघर्ष हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। मुगल सल्तनत में देखिए, उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम था ही नहीं। हाँ, वो ज्येष्ठ पुत्र वाला नियम नहीं था। नहीं, वो प्राइमोजेनिटर वाला सिस्टम नहीं था। तो हर बार बादशाह की सेहत बिगड़ने या मौत के बाद शहजादों में तख्त के लिए जंग छिड़ जाती थी। और औरंगजेब के मामले में ये संघर्ष बहुत ही भयानक था। उन्हें अपने भाइयों दारा शिको, शाह शुजा और मुराद बख्श सबसे लड़ना पड़ा। इसमें वो सामूगढ़ की लड़ाई का जिक्र बार बार आता है, 1658 की। हाँ, सामूगढ़ की लड़ाई बहुत निर्णायक साबित हुई। इसमें औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली फौजों ने दारा शिको को हराया था। अच्छा। इसके बाद औरंगजेब ने बहुत तेजी से आगरा पर कब्जा किया और अपने पिता शाहजहां को किले में नजरबंद कर दिया। जहां वो अपनी मृत्यु तक रहे। जी, 1666 तक वो वहीं कैद रहे। फिर उन्होंने मुराद को भी रास्ते से हटाया और शुजा को भी हराया। आखिरकार 1659 में दिल्ली में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया, आलमगीर यानी विश्व विजेता की उपाधि के साथ। तो ये पूरी प्रक्रिया उनकी सियासी समझ और शायद निर्ममता दोनों को दर्शाती है। हाँ, कह सकते हैं ये उस दौर की राजनीति की सच्चाई भी थी शायद। सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने प्रशासन पर कैसी पकड़ बनाई? उन्हें एक सख्त प्रशासक माना जाता है। हाँ, औरंगजेब अपने अनुशासन और केंद्रीकृत प्रशासन के लिए जाने जाते थे। वो ज्यादातर महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने की कोशिश करते थे और अमीरों यानी नोबल्स के असर को कम करने पर उनका जोर था। मनसबदारी व्यवस्था का क्या हुआ? वो तो चलती रही होगी। हाँ, मनसबदारी व्यवस्था जारी रखी। वो तो मुगल प्रशासन की रीढ़ थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए, जैसे जात और सवार के दर्जे को ज्यादा सख्ती से लागू किया। अच्छा, जात यानी पर्सनल रैंक, और सवार कितने घुड़सवार रखने हैं। जी, और जागीरें देने में ज्यादा सावधानी बढ़ती जाती थी। जागीरदारों के तबादले भी काफी जल्दी जल्दी किए जाते थे। हाँ, ताकि कोई एक जगह बहुत शक्तिशाली ना हो जाए, है ना? बिल्कुल। इसका एक मकसद तो यही था कि अमीर या मनसबदार किसी एक इलाके में अपनी जड़ें न जमा पाएं, जिससे विद्रोह का खतरा कम हो। लेकिन इसका कोई नकारात्मक असर भी हुआ, जल्दी जल्दी तबादलों का? हाँ हुआ। नकारात्मक असर ये हुआ कि अधिकारियों को अपनी जागीर के विकास में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती थी। उनका ध्यान बस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने पर रहता था, जिसका बोझ आखिर में किसानों पर ही पड़ता था। इसी को जागीरदारी संकट कहते हैं शायद। जी हाँ, ये जागीरदारी संकट औरंगजेब के दौर में और गहरा गया था। अच्छा, और प्रशासन चलाने के लिए साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। व्यवस्था कैसी थी वो? बिल्कुल, साम्राज्य को करीब 21-22 सूबों यानी प्रांतों में बांटा गया था। हर सूबे का मुखिया सूबेदार या गवर्नर होता था। ठीक है। उसके नीचे फिर दीवान होते थे जो राजस्व प्रमुख थे, बख्शी थे जो सैन्य वेतन और नियुक्ति देखते थे,
सद्र थे जो धार्मिक मामलों और दान का काम देखते थे। और न्याय व्यवस्था के लिए काजी और मुफ्ती होते थे जो इस्लामी कानून यानी शरिया के हिसाब से फैसले करते थे। औरंगजेब ने खुद, जैसा आपने शायद सुना हो, इस्लामी कानूनों का एक बहुत बड़ा संग्रह फतवाए आलमगीरी तैयार करवाया था। हाँ, फतवाए आलमगीरी जी, जो उस समय के न्याय प्रशासन का एक तरह से आधार बना। और उनकी वो जासूसी व्यवस्था, उसके बारे में भी काफी कुछ कहा जाता है। हाँ, वो उनके नियंत्रण का एक बहुत अहम हिस्सा था। उन्होंने पूरे साम्राज्य में वाकिया नवीज यानी समाचार लेखक और खुफिया नवीस यानी गुप्त जासूसों का एक जाल बिछा रखा था। अच्छा। ये लोग दरबार तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते थे, खासकर सूबेदारों और अमीरों की गतिविधियों की। इससे विद्रोह दबाने में मदद मिलती होगी? हाँ, मदद तो मिलती थी विद्रोहों को पनपने से पहले कुचलने में, लेकिन ये उनके अपने ही अधिकारियों पर मतलब गहरे शक को भी दिखाता है। सही बात है। अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे पे आते हैं। राजस्व और कर व्यवस्था वो कैसी थी? देखिए, राजस्व के लिए उत्तर भारत में तो जब्त प्रणाली पर ही जोर रहा, जो भूमि की पैमाइश पर आधारित लगान व्यवस्था थी, जो अकबर के समय से चली आ रही थी। जी हाँ, कोशिश ये की गई कि किसानों से सीधे लगान लिया जाए और बीच के जो जमींदार होते थे उनका हिस्सा कम हो। उन्होंने कई छोटे मोटे गैर जरूरी कर, जिन्हें अबवाब कहते थे, वो हटा भी दिए। लेकिन जजिया? हाँ, वो एक बड़ा कदम था। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगता था और जिसे अकबर ने हटा दिया था, उसे औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दिया। इसका काफी विरोध भी हुआ होगा। जी हाँ, इसका काफी विरोध हुआ और इसे उनकी धार्मिक कट्टरता से भी जोड़कर देखा जाता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने सड़कों और सरायों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। चांदी का रुपया मानक सिक्का बना रहा। लेकिन उनके जो लगातार चलने वाले लंबे युद्ध थे, खासकर दक्कन में, उन्होंने शाही खजाने पर बहुत भारी बोझ डाला। अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया। हाँ, ये दक्कन के युद्ध तो उनके शासनकाल का एक तरह से पर्याय ही बन गए। आखिर क्या था ये दक्कन अभियान और ये इतना लंबा क्यों खींचा? दक्कन नीति, देखिए, औरंगजेब के शासनकाल का सबसे अहम और शायद सबसे विनाशकारी पहलू साबित हुई। इसके पीछे कई कारण थे। क्या थे वो कारण? पहला, वो शिया सल्तनतें थीं, बीजापुर और गोलकुंडा। वो उन्हें खत्म करके पूरे दक्कन को सीधे मुगल नियंत्रण में लाना चाहते थे। ठीक है। दूसरा, शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति उभर रही थी, उसे वो कुचलना चाहते थे। मराठे मुगल इलाकों में लगातार हमले कर रहे थे। और तीसरा, जाहिर है, दक्कन के संसाधन जैसे गोलकुंडा की हीरे की खानें, उपजाऊ जमीन, बंदरगाह, इन पर कब्जा करना भी एक मकसद था। और उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत भी लिया था, है ना, 1686 और 87 में। बिल्कुल, बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीत लिया। ये बड़ी सैनिक सफलताएं थी। और इसके साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया, मतलब काबुल से लेकर कर्नाटक तक फैल गया। तो फिर मुश्किलें कहां से बढ़ी जीतने की बाद? मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि इन सल्तनतों के खत्म होने से मुगलों का सीधा सामना अब मराठों से था। अच्छा, पहले वो बीच में थे? हाँ, पहले मराठे कभी इन सल्तनतों के साथ मिलकर, कभी इनके खिलाफ लड़ते रहते थे। अब वो बीच की कड़ी खत्म हो गई। अब मराठे ही दक्कन में मुगलों के मुख्य दुश्मन बन गए। और मराठों के साथ संघर्ष कैसा रहा? शिवाजी की मृत्यु के बाद भी ये जारी रहा? हाँ, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। उसके बाद उनके बेटे संभाजी ने संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब इतने गंभीर थे इस मामले में कि वो खुद 1681-82 के आसपास एक विशाल सेना लेकर दक्कन पहुंचे। खुद गए वो? जी हाँ, खुद गए। और फिर अपनी मौत तक यानी 1707 तक लगभग 25-26 साल वो वहीं दक्कन में ही रहे। अरे बाप रे, 25 साल? हाँ, उन्होंने 1689 में संभाजी को पकड़वाकर मरवा गया। जो एक बड़ी कामयाबी मानी गई उस समय। लेकिन मराठा प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ। नहीं। संभाजी के भाई राजाराम और फिर उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, इनके नेतृत्व में मराठों ने गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। हाँ, वो छापामार युद्ध। जी, छापामार युद्ध। वो मुगल सेनाओं पर अचानक हमले करते, उनकी रसद लूटते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। मुगल सेना के लिए ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। वो जिंजी के किले की घेराबंदी का भी जिक्र आता है, वो क्या था?
हाँ, राजाराम दक्षिण में जिंजी के किले में चले गए थे। मुगलों ने उस किले को घेर लिया और ये घेराबंदी आप सोचिए करीब 8 साल तक चली। 8 साल एक किले के? जी, 1690 से 1698 तक। ये मुगल सेना के लिए बहुत ही थकाने वाला और महंगा अभियान साबित हुआ। आखिर में किला तो मिला, लेकिन राजाराम वहां से बच निकले। अच्छा। तो मराठों का संघर्ष जारी रहा और वो धीरे धीरे ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होते गए। औरंगजेब एक तरह से दक्कन के दलदल में फंस गए और उधर उत्तर भारत में प्रशासन पर उनकी पकड़ ढीली पड़ती गई। इन लगातार युद्धों का, खासकर दक्कन में, आम लोगों और किसानों पर क्या असर पड़ा होगा? असर बहुत ही बुरा हुआ, विनाशकारी कह सकते हैं। आप सोचिए, लगातार सेनाओं की आवाजाही से फसलें बर्बाद होती थीं। हाँ, जाहिर है। लगान की दरें पहले ही ऊंची थीं और युद्ध के कारण वसूली में और सख्ती बढ़ती जाती थी। वो जो जागीरदारी संकट की हमने बात की, उसके कारण अधिकारी जल्दी से जल्दी पैसा निचोड़ना चाहते थे। ऊपर से मराठों की लूटपाट भी होती होगी। बिल्कुल, मराठे चौथ और सरबेशमुखी वसूलते थे, जो एक तरह की लूटपाट ही थी। जनता दोनों तरफ से पिस रही थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में खेती बर्बाद हो गई, किसान गांव छोड़कर भागने लगे, बार बार अकाल पड़ने लगे। मतलब दक्कन की विजय एक तरह से पायरेहिक विक्ट्री साबित हुई, ऐसी जीत जिसमें नुकसान जीत से कहीं ज्यादा हो गया। तो ये तो दक्कन की बात हुई। क्या उत्तर भारत में सब शांत था इस दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं। औरंगजेब को सिर्फ दक्कन में ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में भी कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जैसे मथुरा के आसपास जाटों ने विद्रोह किया, सतनामियों का विद्रोह हुआ जो किसान और कारीगर थे। सिखों के साथ भी तनाव बहुत बढ़ गया था। गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। अच्छा। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया, तो उत्तर में भी शांति नहीं थी। और राजपूतों के साथ भी उनके संबंध बिगड़ गए थे, जबकि वो तो मुगलों के पारंपरिक सहयोगी माने जाते थे। हाँ, ये एक और बहुत अहम और कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव था। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के मसले पर औरंगजेब ने जो हस्तक्षेप किया, उससे राठौर राजपूत बहुत नाराज हो गए। मेवाड़ ने भी मारवाड़ का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि मुगलों को राजपूतों से भी एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे न सिर्फ सैनिक और आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि साम्राज्य का एक बहुत मजबूत स्तंभ यानी राजपूतों का भरोसा और सहयोग वो टूट गया। ये आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। सही बात है। इतनी सारी चुनौतियां, युद्ध, विद्रोह, इन सब के बीच क्या कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ? क्योंकि शाहजहां का दौर तो वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, औरंगजेब की छवि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान और बहुत सादा जीवन जीने वाले शासक की है। ये काफी हद तक सही भी है। उन्होंने संगीत और चित्रकला को शाही दरबार में संरक्षण देना बंद कर दिया था। अच्छा, बंद कर दिया था? हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने शाही संगीतकारों को छुट्टी दे दी थी। इससे इन कलाओं पर जाहिर तौर पर बुरा असर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तुकला पूरी तरह बंद हो गई। कुछ बना उनके समय में? हाँ, कुछ अहम इमारतें उनके दौर में बनी, जैसे लाहौर की बादशाही मस्जिद। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, 1673 में बनी, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और बहुत भव्य मुगल शैली का उदाहरण है। और दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी सफेद संगमरमर की खूबसूरत मोती मस्जिद, ये उनके निजी नमाज के लिए थे। और औरंगाबाद में उनकी बेगम थी दिलरस बानो बेगम, उनका मकबरा है बीबी का मकबरा। इसे उनके बेटे आजम शाह ने बनवाया था। उसे तो गरीबों का ताज या दक्कन का ताज भी कहते हैं ना? ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, उसे ताजमहल की नकल कहा जाता है, लेकिन वो उतना शानदार नहीं बन पाया। फिर भी ये उस दौर की एक महत्वपूर्ण इमारत है। साहित्य के क्षेत्र में, जैसा हमने पहले बात की, फतवा आलमगीरी का संकलन हुआ और कई ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा। ठीक है। अच्छा, उस दौर में यूरोपीय शक्तियों का, खासकर अंग्रेजों का भारत में दखल भी बढ़ रहा था। उनके साथ औरंगजेब के संबंध कैसे थे? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यूरोपीय कंपनियां, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC)
डच, फ्रांसीसी, ये सब इस समय तक भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां मतलब फैक्ट्रीज स्थापित कर चुकी थीं। सूरत, मद्रास, कलकत्ता। जी हाँ, औरंगजेब के शासनकाल में उनके साथ संपर्क भी बढ़ा और कभी-कभी टकराव भी हुए। अंग्रेजों के साथ तो 1686 से 1690 के बीच एक बाकायदा लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी? हाँ, उसे चाइल्ड्स वॉर कहते हैं। बॉम्बे के जो EIC गवर्नर थे, सर जॉन चाइल्ड, उन्होंने थोड़ी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। मुगल बंदरगाहों पर कब्जा करने और व्यापार में मनमानी करने की कोशिश की। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने बहुत सख्ती दिखाई। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, उनके जहाज पकड़ लिए और उन्हें हराया। आखिर में अंग्रेजों को माफी मांगनी पड़ी और भारी हर्जाना भी देना पड़ा। अच्छा। इससे ये साफ हो गया कि उस समय मुगल सत्ता अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और यूरोपीय शक्तियों को काबू में रख सकती थी। क्या कोई मशहूर यूरोपीय यात्री भी इस दौरान भारत आए थे, जिनके लेखन से हमें जानकारी मिलती हो? हाँ, कई यात्री आए। उनके लिखे विवरणों से हमें उस दौर की काफी अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे इटली के थे निकोलाओ मनुची, हाँ। उन्होंने स्टोरिया दो मोगोर नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मुगल दरबार और समाज का मतलब आंखों देखा हाल बयान किया है। फ्रांसीसी यात्री थे जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जो एक जौहरी थे और उन्होंने भारत की कई यात्राएं की। एक और फ्रांसीसी चिकित्सक थे फ्रांसवा बर्नियर, वो भी औरंगजेब के शुरुआती शासनकाल में भारत में थे और उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण विवरण छोड़े हैं। तो इन यात्रियों के विवरणों से भी उस समय के भारत को समझने में मदद मिलती है? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब अगर हम औरंगजेब के व्यक्तित्व और उनकी पूरी विरासत को मतलब समझने की कोशिश करें, 49 साल का इतना लंबा शासन, साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ उनके समय में, लेकिन साथ ही इतने विद्रोह, आर्थिक संकट, सहयोगियों का टूटना, इसे कैसे देखा जाए? ये वाकई बहुत जटिल सवाल है और इस पर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। एक तरफ देखें तो औरंगजेब निजी जीवन में बहुत अनुशासित थे, मेहनती थे, धर्मपरायण व्यक्ति थे। वो प्रशासन की छोटी छोटी बारीकियों पर भी खुद ध्यान देते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कई नीतियां, चाहे वो धार्मिक हों जैसे जजिया लगाना या मंदिरों को तोड़ने के जो आरोप लगते हैं, या फिर राजनीतिक नीतियां जैसे दक्कन में वो अंधीन युद्ध या राजपूतों से संबंध बिगाड़ लेना, इनके काफी दूरगामी और अक्सर नकारात्मक परिणाम हुए। उनकी जो अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति थी और हर किसी पर शक करने की आदत, उसने भी शायद प्रशासन को अंदर से कमजोर किया। तो क्या ये कहना सही होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत उन्हीं के दौर में हो गई थी? क्या बीज तभी पड़ गए थे? हाँ, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पतन के कई कारण उनके शासनकाल में ही मजबूत हुए। उनके लंबे शासन ने साम्राज्य के संसाधनों को मतलब बिल्कुल निचोड़ दिया था। दक्कन के युद्ध ने सेना और खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। उत्तर भारत में उनकी लंबी गैर मौजूदगी से स्थानीय सूबेदार और जमींदार मजबूत होते गए। राजपूत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों का अलग होना और मराठों जैसी नई शक्तियों का उदय, इन सब ने मिलकर साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया था। और फिर उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ? जी, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का भयानक युद्ध हुआ और जो अराजकता फैली, वो एक तरह से इसी कमजोर हो चुकी नींव का ही नतीजा था। ठीक है, तो अब जैसा हम करते हैं, परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इस पूरी चर्चा से निकले कुछ मुख्य तथ्यों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। जरूर। कुछ खास बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहला, पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद और उपाधि आलमगीर, जिसका मतलब है विश्व विजेता। आलमगीर। दूसरा, शासनकाल 1658 से 1707 तक, यानी लगभग 49 वर्ष, सबसे लंबा मुगल शासन। 49 साल। तीसरा, उत्तराधिकार युद्ध, शामूगढ़ की लड़ाई 1658 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें दारा शिकोह को हराया। चौथा, दक्कन विजय, बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 पर कब्जा किया। पांचवा, मराठा संघर्ष, शिवाजी के बाद संभाजी, जिनकी हत्या 1689 में हुई। फिर राजा राम, ताराबाई से लंबा संघर्ष चला। मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति, गनीमी कावा याद रखनी चाहिए। और जिंजी का वो लंबा घेरा 1690-98। 8 साल का घेरा। जी। छठा, धार्मिक नीति, जजिया कर को 1679 में फिर से लागू किया। इस्लामी कानूनों का संग्रह फतवा ए आलमगीरी तैयार करवाया। सातवां, प्रमुख विद्रोह, जाट, सतनामी, सिख, बुंदेला और राजपूत, खासकर मावाड़ और मेवाड़।
कई विद्रोह हुए। हाँ, 8वां राजस्व प्रणाली, उत्तर भारत में जब्त प्रणाली पर जोर रहा। 9वां प्रमुख निर्माण, लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली किले की मोती मस्जिद और औरंगाबाद का बीबी का मकबरा। ठीक है। याद रखना चाहिए। और यात्री जैसे मनुची, बर्निए, टैवेनिया और आखिर में मृत्यु 3 मार्च 1707 अहमदनगर के पास भिंगार में हुई और उनका मकबरा खुलदाबाद में है, औरंगाबाद के पास। बहुत शुक्रिया। ये तथ्य निश्चित रूप से सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी होंगे। तो ये थी औरंगजेब आलमगीर के लंबे और घटनाओं से भरे शासनकाल की कहानी। एक ऐसा दौर जिसने मुगल साम्राज्य को उसके शिखर पर भी पहुंचाया और शायद उसके ढलान की शुरुआत भी की। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि क्या औरंगजेब की व्यक्तिगत नीतियां और उनके फैसले ही साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, या फिर उस समय की परिस्थितियां ही इतनी जटिल हो चुकी थी कि किसी भी शासक के लिए उस विशाल साम्राज्य को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होता। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इतिहास हमें ऐसे ही दिलचस्प मोड़ पर सोचने के लिए छोड़ देता है। जी बिल्कुल। खैर, अगर आप और भारत का पूरा इतिहास एक व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको भारतीय इतिहास की स्पष्ट और संरचित कवरेज मिलेगी जो तैयारी में मददगार साबित हो सकती है। हाँ, वो काफी उपयोगी रहेगी। और अगर आपको आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।